हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, को जेनरिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। शुरू करें अब, ठीक है ना? हाँ, संडे को ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्टोरी सुनेंगे। मैं आज आपको सुनाऊंगा एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट कंडीशन है उसका वाला। कंडीशन ये है कि आपको पहले पढ़ना है, फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? आ जाओ। हॉरिजॉन्टल मर्जर की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब आप समझ रहे होंगे। ये रहा मेरा वर्टिकल चेन और ये रहे हम हॉरिजॉन्टल पे, राइट? ऐसा ही आइडिया था ना हमारा, सिंपल सा। सो हमने कहा था सपोज सर वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन हियर ऑपरेटिंग हियर। तो अगर हम अपने प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन में ऊपर या नीचे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाते हैं, तो इसको हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के नाम से जानते थे। अब अप स्ट्रीम मर्जर, डाउन स्ट्रीम मर्जर होता है, रिवर्स मर्जर होता है, बट वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स। हमें नहीं पढ़ना, हमारे को स्पेसिफिकली 4 टाइप बोले गए हैं और 4 टाइप ही हमें पढ़ना है। इसीलिए जब किसी टाइप में मैं इंटीग्रेशन को रेफर कर दूं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि इंटीग्रेशन और मर्जर आर द सेम थिंग। इसमें कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट? सो अगर हम अपने चेन में बैकवर्ड फॉरवर्ड जाते हैं, यानी कि अगर हम इस तरह से मूव करते हैं अपने चेन में, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप वर्टिकल मर्जर। तो दैट इज योर वर्टिकल मर्जर। अगर हम हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे ऑपरेट करने वाले किसी कंपनी को मर्ज करते हैं, तो इसे आप कहते हो हॉरिजॉन्टल मर्जर, राइट? अगर रिलेटेड बिजनेस में गए तो उसको कह दोगे आप कोजेनरिक, और अगर अनरिलेटेड में गए तो उसको आप क्या कह दोगे? कॉन्ग्लोमेरेट। दैट्स द बेसिक आइडिया। इसी को बेसिकली हम कहते हैं 4 टाइप के मर्जर। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस बच्चे का इंटीग्रेशन क्लियर है उसका मर्जर क्लियर है। दोनों में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रत्युष का कहना है केस सिनेरियो वाली। ओके 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 ओके। केस सिनेरियो वाली बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन। और थोड़ी सी एडिटिंग है, जिसमें मैंने आपको कहा था ना कि मैं क्वेश्चंस हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन कौन से मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिकली जिस पे फोकस करना है। सो क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है। वंस दैट इज डन, विल बी प्रिंटेड इमीडिएटली। हमारा प्रिंटर बड़ा डेडिकेटेड है, हमारा ऑर्डर जाता है तो वो लेट नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर जाता है, ठीक है ना? सो बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर होता है ना, पढ़ोगे आप आगे जाके 5 फोर्सेस मॉडल में। सो वो प्रिंट होके आएगा, आपको डिस्पैच हो जाएगा। डोंट वरी, आई विल कीप अपडेटिंग, है ना? मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, दोनों कॉपी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही सॉफ्ट कॉपी फाइनल होता है मैं वो भिजवा दूंगा, और हार्ड कॉपी फिर आपको विद इन 2 और 3 डेज में आपको प्रिंटिंग के बाद मिल जाएगा। डोंट वरी, आई विल कीप अपडेटिंग, ठीक है? सो चलो, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, 4 टाइप के मर्जर को देख सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मर्जर में कुछ है नहीं ना, कोई डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि बालक, अगर आपका इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन क्लियर है तो आपका मर्जर क्लियर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, राइट? सो मेरा सवाल है, आप जानते हैं कि एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, एक आप कह सकते हैं बिजनेस है, व्हाट्सएप के नाम से। और आप ये भी जानते हैं कि व्हाट्सएप को किसने एक्वायर किया, व्हाट्सएप के साथ को किसने, किस कंपनी के अंदर ये फिलहाल अब आता है। सो यू नो दैट दैट इज व्हाट, द फेसबुक, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फेसबुक और व्हाट्सएप के इस सिनेरियो को देखा जाए तो बताओ ये किस तरह का मर्जर है? तो बताओ ये किस तरह का मर्जर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप 1 2 3 4 किसी भी तरह से आंसर दे सकते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक्विजिशन से होती है तनिषा? हाँ, एक्विजिशन से ही होंगी। सो व्हाट्सएप को एक्वायर किया फेसबुक ने। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ मर्जर इट इज? जल्दी बताओ। तनिषा का कहना है सर हॉरिजॉन्टल होगा, है ना? क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ओके? एफबी मतलब फेसबुक, दिव्या। अंकित क्या कहना है? वर्टिकल होगा। सर ये मर्जर थोड़ी है, एफबी एक्वायर्ड व्हाट्सएप। तनिषा खुराना, सिंपल, इट्स ओके, इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता। दैट कैन बी प्लेस्ड अंडर कैटेगरी ऑफ मर्जर, दैट्स ओके। वहां कंप्लीट एक्विजिशन है, बट इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोजेनरिक भी लग रहा है सर रिलेटेड है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मर्जर। अच्छा, क्यों कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर ये हो जाएगा? क्योंकि फेसबुक का भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आता है, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
किस तरह का मीडिया है भाई? आप कहते हो सर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप भी क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप जानते हैं एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। तो अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम भी क्या है भाई? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना। इंस्टाग्राम भी क्या है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इंस्टाग्राम को भी किसने एक्वायर किया? फेसबुक ने। फिर से बताओ ये कौन सा मर्जर होगा? फिर से अगेन हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा ना? क्या बोलोगे? सर ये हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा। क्यों हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा? क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाएगा। तो इसके ठीक बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, और एक नोट सेक्शन लगाओ और नोट सेक्शन में लिखिएगा टाइप्स ऑफ मर्जर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मर्जर। और मैं आपसे सवाल पूछता जाता हूं थ्रू एग्जांपल्स, आप मेरे को जवाब देते चलोगे। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से जवाब देना, ठीक है? ठंडे दिमाग से मतलब ध्यान से। लिप्टन, लिप्टन का नाम सुना है आपने? लिप्टन क्या है भाई? चाय है ना। तो लिप्टन इंडिया ने ब्रुक बॉन्ड को, आपने ब्रुक बॉन्ड का भी नाम सुना होगा। ब्रुक बॉन्ड भी क्या है? चाय है। तो अगर हम लिप्टन इंडिया और ब्रुक बॉन्ड के मर्जर की बात करें तो बताओ ये किस तरह का मर्जर है? तो लिप्टन इंडिया डील्स इन व्हाट? टी, एंड ब्रुक बॉन्ड आल्सो डील्स इन व्हाट? टी। तो मेरे को बताओ ये किस तरह का मर्जर होगा? आप मेरे सवालों का जवाब दे दो, आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और सेम एग्जांपल यू कैन पुट इन एग्जामिनेशन एज वेल। तनिषा का कहना है हॉरिजॉन्टल होगा, और विरल का कहना है हॉरिजॉन्टल होगा, है ना? क्यों हॉरिजॉन्टल होगा? जाहिर सी बात है। प्रत्युष का भी कहना है हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर कट केस है। एक टी कंपनी ने दूसरी टी कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे ही एक टी कंपनी ने दूसरी टी कंपनी को एक्वायर किया, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? हॉरिजॉन्टल मर्जर। वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? हॉरिजॉन्टल मर्जर की कैटेगरी में चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। योर आंसर इज एब्सोल्युटली व्हाट? करेक्ट। ये किस तरह का मर्जर है? ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है। ये किस तरह का मर्जर है? ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है। ठीक है, तो एक एक कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर लिया? एक्वायर किया, उसके साथ मर्ज किया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? हॉरिजॉन्टल मर्जर। आप सिटी कॉप का नाम सुना होगा आपने। चलो दूसरे सवाल पे ध्यान दो दिव्या, दूसरे सवाल पे ध्यान दो। डोंट वरी, इट विल गेट क्लियर ऑटोमेटिकली। आप सिटी कॉप की बात करें, ठीक है? सिटी कॉप इज अ काइंड ऑफ कंपनी। ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और दिस कंपनी डील्स इन बैंकिंग सर्विसेज। ये क्या देती है आपको? बैंकिंग सर्विसेज देती है। और बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इट डील्स इन क्रेडिट कार्ड एज वेल। तो आप क्या कहते हैं? ये हमें बैंकिंग सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सिटी कॉप। ठीक है, अब 98 में हुआ था बेसिकली ये कि सिटी कॉप ने क्या किया? ट्रेवलर्स को एक्वायर कर लिया। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ट्रेवलर्स। अच्छा गौर करना, ट्रेवलर्स भी फाइनेंशियल सेक्टर में। सिटी कॉप अगर फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा है तो ट्रेवलर्स अलग नहीं है। ये किस में काम कर रहा है? फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आपका ट्रेवलर्स भी क्या कर रहा है? फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा है। तो सिटी कॉप जो बैंकिंग सर्विसेज में था, क्रेडिट कार्ड में था, उसने क्या किया? ट्रेवलर्स को एक्वायर किया। किसको एक्वायर किया? ट्रेवलर्स को एक्वायर किया। अब ये जो है ट्रेवलर्स, ये इंश्योरेंस में डील करता है। किसमें? इंश्योरेंस में डील करता है, ब्रोकरेज में डील करता है। ट्रेवलर्स किस में डील कर रहा है भाई? इंश्योरेंस में, ब्रोकरेज में। अब जरा गौर करना, दोनों सेम सेक्टर का है ना? दोनों फाइनेंशियल सेक्टर का है, बट हाँ प्रोडक्ट लाइन दोनों का अलग अलग है। एक जो है वो बैंकिंग सर्विसेज क्रेडिट कार्ड में डील कर रहा है, एक जो है इंश्योरेंस और ब्रोकरेज में डील कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ मर्जर विल बी सेड एज व्हाट? बताओ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तनिषा। अच्छा दिव्या, अब ध्यान देना। तनिषा का कहना है सर रिलेटेड होगा, और अपूर्वा का कहना है सर को जेनरिक होगा।
तनिषा का कहना है फिर से को जेनरिक होगा, रिलेटेड बोले को जेनरिक बोले ज्यादा अच्छा होगा, हम को जेनरिक वर्ड का यूज करें। सिमरन का कहना है को जेनरिक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली दोनों क्या कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और जब दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सर्टेनली दे आर व्हाट, कनेक्टेड विद ईच अदर, रिलेटेड विद ईच अदर। तो सच काइंड ऑफ मर्जर विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रिलेटेड। शिवा वर्टिकल कैसे होगा, वर्टिकल तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना बालक। ये क्या है, ये को जेनरिक का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, को जेनरिक का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करते रहो, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देने वाला हूं, आप लोग कोशिश करते रहिए, ठीक है। और ये सब कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स हैं, एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। को जेनरिक इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। दिव्या का भी कहना है को जेनरिक। अब देखो को जेनरिक में क्या हो रहा है भाई, हम सेम इंडस्ट्री में हैं एंड रिलेटेड प्रोडक्ट में डील कर रहा है, सेम इंडस्ट्री में और क्या कर रहा है, रिलेटेड प्रोडक्ट में डील कर रहा है, सो अपन उसको को जेनरिक कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ था, कॉम्पिटिटर को ही एक्वायर कर लिया, अगर हम टीम में थे तो वो भी टीम में था, और हमने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, सो दिस इज योर, ध्यान देना। अब ठीक है ना, इज इट ओके नाउ? थांबा सर थांबा अकेले एंजॉय कर रहे हो वैसे हमको, है ना, ध्यान देना। तो बीएसईएस, बीएसईएस किस चीज में डील करता है, आप बताओ मेरे को, बीएसईएस कंपनी का नाम सुना है आपने? आप कहते हो ना सर ये पावर सप्लाई में डील करता है, किस में डील करता है, ये पावर सप्लाई में करता है ना, पावर सप्लाई में डील, ठीक है, ये किस में डील करता है, पावर सप्लाई में, राइट, ओके। अब इसने क्या किया, ओडिशा पावर सप्लाई कंपनी के साथ मर्ज किया या एक्वायर किया, किसको, ओडिशा पावर सप्लाई कंपनी, ओडिशा पावर सप्लाई कंपनी के साथ क्या किया, मर्ज किया। तो अब मेरे को बताओ ये भी किस में डील कर रहा है, पावर सप्लाई में, ठीक है, दोनों किस में डील कर रहा है, पावर सप्लाई में। संभल के जवाब देना, बताओ किस तरह का मर्जर होगा, दोनों पावर सप्लाई में डील कर रहा है, बताओ किस तरह का मर्जर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, संभल के जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम। बीएसईएस पावर सप्लाई में, Odisha Power Supply Company is in power supply. Now you have to answer. कि किस तरह का मर्जर होगा, दैट्स राइट। कैसा मर्जर होगा ये, बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा सर। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। शिवा का कहना है हॉरिजॉन्टल होगा, तनिषा का कहना है हॉरिजॉन्टल होगा, अपूर्वा का कहना है हॉरिजॉन्टल होगा, प्रत्युष इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। दिव्या आपका क्या जवाब है, और तनिषा आपका क्या जवाब है, आपको भी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूजन है ना, तो बताओ क्या जवाब है आपका। सिमरन का कहना है सर हॉरिजॉन्टल होगा, क्लियर कट केस है, एक पावर सप्लाई कंपनी दूसरे पावर सप्लाई कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, सो यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इसीलिए तो मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। एक काम करो, एकदम चिल हो जाओ, पहले सबसे पहले शांत हो जाओ, है ना, जोर से सांस लो, सांस छोड़ो, है ना, और थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। और जरा गौर करो, एक टी कंपनी थी, उसने दूसरे टी कंपनी को क्या किया, एक्वायर किया, हॉरिजॉन्टल हो गया। एक पावर सप्लाई कंपनी थी, उसने दूसरे पावर सप्लाई कंपनी को एक्वायर किया, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन एक सिटी कॉर्प है जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, एक ट्रेवलर है जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो दोनों रिलेटेड है, नो डाउट, क्योंकि दोनों क्या है, सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, सो दोनों फाइनेंशियल सेक्टर में है। बट प्रोडक्ट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बैंकिंग सर्विसेज क्रेडिट कार्ड में सिटी कॉर्प ऑपरेट कर रहा है, ट्रेवलर्स जो है वो इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेज में ऑपरेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, को जेनरिक हो गया। सो आप हॉरिजॉन्टल मर्जर कब कहते हैं, जब आप कहते हैं सेम लेवल पे, वैल्यू चेन में सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, आपके वैल्यू चेन में सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो जरा सोचो, अगर सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तब आप एक्वायर करते हैं, देन यू से इट अ हॉरिजॉन्टल मर्जर या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन के तरीके कई हो सकते हैं, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है क्या करना, लिंक करना, और इसलिए आपको उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटीग्रेशन में मर्जर की बात क्यों कर रहे हैं, मर्जर में इंटीग्रेशन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द वे टू इंटीग्रेट इज नथिंग बट द मर्जर, सो मर्जर के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आपने एल का नाम सुना है ना, एल लार्सन एंड टर्बो।
आप जानते हैं एल बहुत सारे सेक्टर में ऑपरेट करता है, और एल रियल एस्टेट में भी, एल रोड एंड कंस्ट्रक्शन में भी एल को आपको देखने को मिलेगा. सो एल इज अ वेरी बिग कॉर्पोरेशन. एल ने वोल्टास, अच्छा वोल्टास आप जानते हैं ना, वोल्टास किस में है? इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स में डील करता है. वोल्टास किस में डील करता है? इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स में डील करता है. सो एल इज टोटली डिफरेंट कंपनीज, वोल्टास इज टोटली डिफरेंट कंपनीज. दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं. दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल अलग था. इनके बीच में अगर मर्जर है, इनके एल ने वोल्टास को अगर एक्वायर कर लिया, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा बताओ? ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये दोनों तो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, है ना. सो एल हम क्या कह रहे हैं कि भाई एल जो है सर, रूट कंस्ट्रक्शंस की बात कर लो, एल टोल मैनेजमेंट वगैरह या मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में एल इन्वॉल्व है. जब हम वोल्टास की बात करते हैं तो कहते हैं सर वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स में इन्वॉल्व है. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट. हाँ, एसी भी उसी कैटेगरी में आएगा दिव्या, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स में. सो ऑफ कोर्स देयर इज सम रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, बट कंप्लीटली अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं. तो तनिषा का कहना है सर कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा, अपूर्वा का कहना है कॉन्ग्लोमरेट, प्रत्युष का कहना है कॉन्ग्लोमरेट. ज्यादा सर टाइम देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो. दिस इज नथिंग बट व्हाट? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. ये किस तरह का मर्जर होगा? ये किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है? हमारा कॉन्ग्लोमरेट का एग्जाम्पल हो सकता है. सो जब भी आपके सामने बालक कोई केस सिनेरियो रखा जाए, तो जल्दबाजी नहीं करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ना है कि क्या सेम प्रोडक्ट लाइन है दोनों का. अगर दोनों का सेम प्रोडक्ट लाइन हुआ तब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. क्या सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, सो रिलेटेड है, क्या एक दूसरे से रिलेट कर रहा है किसी तरह से क्या? क्योंकि आप याद करो, आपने रिलेटेड इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था? स्पिन ऑफ. आपने कहा था स्पिन ऑफ, नया प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन वो जो नया प्रोडक्ट था वो पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड था. तो इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेज जो है वो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, इसीलिए ना आपने उसको रिलेटेड के कैटेगरी में डाला. लेकिन एक चाय की कंपनी ने दूसरी चाय की कंपनी को खरीदा, तो आप तो कहते हैं सर दीज आर द सेम प्रोडक्ट, सो दैट इज माय कॉम्पिटिटर. और जैसे मैंने कॉम्पिटिटर को खरीदा, वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया. लेकिन जैसे मैं रिलेटेड प्रोडक्ट में गया, वो क्या हो गया? कोजेनरिक हो गया. हुआ या नहीं हुआ? दोनों में क्या है? वास्ट डिफरेंस है. सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो. अगर टी कंपनी ने टी कंपनी को खरीदा या उसके साथ मर्ज किया, अगर पावर सप्लाई कंपनी ने पावर सप्लाई कंपनी के साथ मर्ज किया, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ मर्ज किया, एंड ऑल आर ऑपरेटिंग विद सेम प्रोडक्ट, सो इन दैट केस दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर. लेकिन अगर सिटी कॉप जो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, और ट्रेवलर्स जो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, सिटी कॉप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेवलर्स जो है वो इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेज में डील कर रहा है, बट जो इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेज है वो रिलेटेड है किससे? बैंकिंग सर्विसेज से. सो ये रिलेटेड मर्जर हुआ एक तरह से. क्यों? सेम प्रोडक्ट होता तो क्या हो जाता? तब तो हॉरिजॉन्टल हो जाता. लेकिन चूंकि रिलेटेड प्रोडक्ट है तो क्या कहलाएगा? रिलेटेड कहलाएगा. सो आपको क्या करना है? यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. There is no relation with both company. Definitely it is what? Conglomerate. अंकित का कहना है. तो ये क्या हो गया जी? हमारा conglomerate हो गया. इन एग्जांपल्स को याद रखना, जहां दिल करे वहां लिख देना, ठीक है. एंड देयर आर लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स जो आप आने वाले टाइम में सीख रहे होगे, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर से. इससे स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर से. ठीक है बालक. हॉरिजॉन्टल मर्जर थोड़ा डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट हो गया तो को जेनरिक में डाल देंगे दिव्या. हाँ, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सेक्टर सेम होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए. अगर रिलेटेड हो गया तो को जेनरिक में डाल देंगे, सेम हो गया तो हॉरिजॉन्टल में डाल देंगे, वैल्यू चेन में आगे और पीछे गए तो वर्टिकल में डाल देंगे, वैल्यू चेन में आगे और पीछे गए तो क्या करेंगे? वर्टिकल में डाल देंगे. राइट, चले आओ. वर्टिकल का भी एग्जांपल दे दीजिए. ठीक है, अभी क्लियर हो गया. अब शिवा का कहना है वर्टिकल का भी एग्जांपल दे दीजिए. तो अभी देख लेते हैं वर्टिकल का भी एग्जांपल. आ जाओ, पहले हॉरिजॉन्टल देख लो. ठीक है, साथ साथ करते चलते हैं कंटेंट पे भी काम, वरना पता चला हम लोग क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे. संडे मना लेंगे, है ना. संडे संडे मनाना ठीक है, बट साथ ही साथ कुछ काम आगे भी बढ़ना चाहिए ना. हॉरिजॉन्टल मर्जर, horizontal merger is a combination of firms, is a combination of firms engaged in same industry. सबसे पहला कंडीशन.
engaged in same industry. हॉरिजॉन्टल मर्जर का सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं भाई कि सेम इंडस्ट्री में जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स का यहां क्या होने वाला है, मर्जर होने वाला है। इसमें होता क्या है, इसी में कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट को हम सिंगल स्टेरिक के साथ। इट इन्वॉल्व्स मर्जर ऑफ डायरेक्ट कंपिटिटर्स। तो जो हमारे डायरेक्ट कंपिटिटर हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट व्हाट, हॉरिजॉन्टल मर्जर। किसके साथ मर्ज हो रहा है भाई, इट इन्वॉल्व्स मर्जर ऑफ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है, मर्जर ऑफ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का मर्जर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर कॉलिंग इट व्हाट, अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। दिस kind of merger, this kind of merger is principally done, this kind of merger is principally done to achieve economies of scale। सबसे पहली बात, economies of scale in production, to achieve economies of scale in production। अब जरा सोचो कि ऐसा क्यों होगा, why we will be able to achieve economies of scale, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवरऑल क्या होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, हमें डुप्लीकेट इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। हमने कॉम्पिटिटर को एक्वायर किया तो कॉम्पिटिटर की कैपेसिटी या कॉम्पिटिटर को हम के साथ मर्ज कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी हमारे साथ क्या हो रही है, जुड़ रही है, और जैसे ही उसकी कैपेसिटी हमारे साथ जुड़ेगी हम क्या अचीव कर पाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय शेडिंग, शेडिंग करने का मतलब खत्म करना, हटाना, डुप्लीकेट इंस्टॉलेशन, duplicate installations, by shedding duplicate installations and functions। पहली चीज, ठीक है, सबसे पहला क्या अचीव किया हमने, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट एल्स कैन बी डन, वाइडनिंग ऑफ, वाइडनिंग ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट, वाइडनिंग ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट, वाइडनिंग ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्यों, क्योंकि हमने, हमारा तो जो था वो था ही, और साथ ही साथ हमने किसको एक्वायर किया है, कॉम्पिटिटर को एक्वायर किया है, तो लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड गेटिंग रिड ऑफ कंपटीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने कंपटीशन के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कर रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल मर्जर में यही कर रहे हो ना आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने उसी के साथ मर्ज कर लिया, जिसके साथ कंपीट कर रहे थे उसी के साथ मर्ज कर लिया, तो बताओ मेरे को कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा, आप क्या कहते हैं, सर कंपटीशन घटेगा। सो गेटिंग रिड ऑफ द कंपटीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर व्हाट वी कैन कंसीडर, जिसे रख सकते हैं कहां, हॉरिजॉन्टल मर्जर में। तो दिस ऑल अबाउट योर हॉरिजॉन्टल मर्जर। वोडाफोन एंड आइडिया, अंकित, तो किस कैटेगरी में जाएगा, हॉरिजॉन्टल के कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, सेम काम कर रहे हैं। आ जाओ सेकंड, सेकंड इज योर वर्टिकल मर्जर। आप जानते हैं ना, वर्टिकल मर्जर में आप किधर जाओगे, तो आप कहते हैं सर इस केस में अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाएंगे, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाएंगे। कंपटीशन डिक्रीज होगा, जैसे ऑब्वियस है, कंपटीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ जाओ वर्टिकल मर्जर में, अगर वर्टिकल मर्जर की बात करें तो वर्टिकल मर्जर में हम कहते हैं सर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, और इंडस्ट्री क्या होगा, सेम होगा, और उसी वैल्यू चेन में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सेम चीज हम यहां मेंशन कर सकते हैं। इन दिस काइंड ऑफ मर्जर,
firms, in this kind of merger, firms are operating in same industry, but at different stages of production marketing chain, but at different stages of production marketing chain. होगा ना? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन. क्या हो रहा होगा? अलग अलग स्टेजेस पे ऑपरेट कर रहे होंगे. एक सप्लायर होगा और एक क्या होगा? डीलर होगा. जब हम बात करते हैं किसकी? वर्टिकल मर्जर की. सो अगर बैकवर्ड जाते हैं तो सप्लायर मिलेगा, फॉरवर्ड जाते हैं तो डीलर मिलेगा, और इसी को हम यहां क्या कह रहे हैं? वर्टिकल मर्जर कह रहे हैं. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन takes over supplier of its input, then that is dash, and when the organization decides to take over its buyer organization or distribution channel, then that is, now who will tell me? Fill in the blanks. पढ़ा हुआ है ना आपने? वर्टिकल का एग्जांपल एम्बुलेंस सर्विसेज टेकन बाय हॉस्पिटल. शिवा, हाँ बिल्कुल सही, चलेगा. जो हमने सीखा था ना कि एम्बुलेंस सर्विसेज टेकन ओवर बाय द हॉस्पिटल, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? वर्टिकल. सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम है ना बालक, जो हमने पहले पढ़ा था. तो हम कह सकते हैं सर इसको अपन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, और जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जाते हैं, बायर्स ऑफ प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेते हैं, तो इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं. दोनों तरह का इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है. आप याद करो, सप्लायर को एक्वायर करने का मैंने आपसे एक सवाल पूछा था एक बार, और उस पर हमने डिस्कशन भी किया था. मैं देखना चाहता हूं किस किस को याद है. हमने कहा था जब हम सप्लायर को एक्वायर करते हैं तो इसका असर कंपटीशन पे भी हो सकता है. जब हमने सप्लायर को एक्वायर किया तो कॉम्पिटिटर को भी अफेक्ट कर सकते हैं. कैसे? किसी को याद है? क्या हमने ऐसा कुछ डिस्कशन किया था कि जब अपन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाते हैं तो हमने अपने सप्लायर को एक्वायर किया, ये मेरा सप्लायर है, ये हम है, और ये मेरा कॉम्पिटिटर है. तो हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने अपने सप्लायर को एक्वायर कर लिया. जब सप्लायर को एक्वायर कर लिया तो हमने कहा था कि इसकी मदद से अपन इसको भी अफेक्ट कर सकते हैं. डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका हो सकता है मर्जर. तनिषा, डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका हो सकता है मर्जर. मर्जर इज जस्ट अ वे. और तनिषा कहना है यस सर, बिकॉज अब हाई कॉस्ट पे सप्लाई करेंगे उसे मटेरियल. तो ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको अपन क्या करेंगे? हाई कॉस्ट पे सप्लाई करना शुरू करेंगे. हाई कॉस्ट पे सप्लाई करना शुरू करेंगे, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. तो जाहिर सी बात है अपन कॉम्पिटिटर को अफेक्ट कर सकते हैं. उसका कॉस्ट क्या हो सकता है? बढ़ सकता है, असर करेगा. याद है ना आप लोगों को? उस पॉइंट को अपन मेंशन करने जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली याद होगा. और याद करो, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि रिस्ट्रिक्ट कर दें सप्लाई को. हम बोलेंगे तुम्हें हम सप्लाई देंगे नहीं, जाओ किसी और सप्लायर से लो, हमारे पास नहीं है जी सामान. हमने कहा जी हमारे पास है ही नहीं स्टॉक, हमने अपनी ही कंपनी को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास स्टॉक ही नहीं है. आपको चाहिए मटेरियल तो आप जाइए किसी और सप्लायर के पास जाइए. तो अपन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. अपन क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. और एक बात हमेशा याद रखना, ये क्यों असर डालता है. ठीक है, इसको समझो. रफ है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में डिटेल में बना रहा हूँ. देखो, ये है बायर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ये है बायर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ये हो गया आपका सप्लायर.
ये हो गया आपका सप्लायर। और बायर से किसने खरीदा? बायर ऑर्गेनाइजेशन कौन है भाई? ये हम है। हम अपने आप को बायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सप्लायर से क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं। अब हमारा हमसे भी कोई बाय कर रहा है तो वो हमारा बायर हो गया, जिसको अपन डीलर कह रहे थे। और डीलर से भी कोई बाय कर रहा है, जो अपना क्या हो सकता है? जो डीलर का बायर हो गया, जिसे कस्टमर कह रहे थे। होगा ना? ऐसा ही होगा ना? तो अब जरा गौर करो, यहां बायर ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये है ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, ठीक है, और ये है ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2। तो वी हैव तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2। लाइकवाइज हमारे कई सारे सप्लायर्स हो सकते हैं इंडस्ट्री में। सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4। अब जरा दोनों सिचुएशन को गौर करो। ये वाला पोर्शन इग्नोर करते हैं, अभी हमारे को सिर्फ 2 को कंसीडर करना है। तो कितने सप्लायर हो गए टोटल? 4 सप्लायर। और कितने बायर हैं? 2 बायर। अब जरा देखो, 4 सप्लायर के पास 2 बायर को बेचने का ऑप्शन है, लेकिन 2 बायर के पास 4 सप्लायर से खरीदने का ऑप्शन है। बताओ कौन एडवांटेजियस पोजीशन में है? आप कहते हैं सर ये जो है, these buyers are in advantageous position। क्यों? ये क्यों एडवांटेजियस पोजीशन में है? क्योंकि इनकी संख्या क्या है? कम है, और सप्लायर ज्यादा है। तो अपन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप सप्लायर के नंबर को बढ़ाओगे, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर घटती जाएगी, हमेशा याद रखना। हम कहते क्या है कि द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सप्लायर। नंबर ऑफ सप्लायर बढ़ेगा तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होती जाएगी। अब आपने सप्लायर को एक्वायर किया, सप्लायर को एक्वायर करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि चलो मैं इन राइवल को सप्लाई नहीं करूंगा। जैसे ही आपने इनको रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं इन राइवल को सप्लाई नहीं करूंगा, तो आपने सप्लायर की संख्या 1 से क्या कर दी? कम कर दी। जैसे ही सप्लायर की संख्या 1 से कम हुई, ये बाकी के सप्लायर क्या करेंगे? ज्यादा बार्गेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सप्लायर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सो कई सारे इंपैक्ट दिख सकते हैं, सीधी सी बात है। कॉम्पिटिटर को निश्चित रूप से इंपैक्ट किया जा सकता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वन वे, और बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के सप्लाई को रोक सकते हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, और दोनों ही सिचुएशन में कंपटीशन पे अफेक्ट होगा। दोनों ही सिचुएशन में कंपटीशन पे अफेक्ट होगा, राइट? सो व्हाट वी से हियर, it helps to create an advantageous position. It helps to create an advantageous position for organization. It helps to create an advantageous position for organization by restricting supply of raw material to other players, or by providing raw material at a higher cost. At a higher cost. क्या किया हमने? रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई या हायर कॉस्ट। इन 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा किसको? हमारे कॉम्पिटिटर को। सप्लायर को कंट्रोल करेंगे, कॉम्पिटिटर को हाई प्राइस पे बेचेंगे, जाहिर सी बात है। कॉम्पिटिटर को रॉ मटेरियल कॉस्टली मिलेगा, हम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर को हाई रेट पे रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, प्रत्युष का कहना है। और ना भी करें, ये भी पॉसिबल है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दे फ्लो को। हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे सप्लाई, क्योंकि अब हमारा कंट्रोल है ना सप्लायर पे, और हमारा कंट्रोल तो हम अपने हिसाब से उसे डील कर सकते हैं। सो आप इसको क्या कर सकते हो? इसका सीधा असर आपको अपने कंपटीशन पे देखने को मिल सकता है। सो कभी क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया तो आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, इसको क्या करो? डबल स्टार कर लो। दिस इज योर वर्टिकल मर्जर। आ जाओ थर्ड, को-जेनरिक मर्जर। अब स्टार्ट होगा तनेशा, 4th चैप्टर का टारगेट है। वंस वी आर डन विद द 4th चैप्टर, देन आई विल बी स्टार्टिंग इन this 2 or more merging organizations are associated in some way
और अदर, तभी को जेनरिक होगा। क्या कह रहे हैं, दो या ज्यादा कंपनी जो मर्ज कर रही हैं वो किसी न किसी तरह से आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। हाउ दैट एसोसिएशन कैन बी डन, द रिलेटेडनेस may be the relatedness may be in terms of production, market, technologies and कर दो and technologies। तो किसी न किसी तरह से आपको क्या दिखाई देगा, रिलेटेडनेस दिखाई देगा। जब आप को जेनरिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं सम वे और अदर, किसी न किसी तरह से जो मर्जिंग फॉर्म्स हैं उनके आपस में रिलेशन होगा, और जब रिलेशन होगा तभी वो क्या कहलाएगा, को जेनरिक कहलाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। तो आर एसोसिएटेड इन सम वे और अदर, ठीक है। रिलेटेडनेस बहुत सारे टर्म्स में हो सकता है, प्रोडक्शन के टर्म में हो जाए, मार्केट के टर्म में हो जाए, टेक्नोलॉजी के टर्म में हो जाए, बट आपको रिलेटेडनेस दिखाई देगा इन द केस ऑफ दिस काइंड ऑफ मर्जर। आ जाना सेकेंड पॉइंट, इट ऑफर्स great opportunities to business to diversify. It offers great opportunity to business to diversify around a common set of resources and strategic requirements. Common set of resources and strategic requirements related है, तो कॉमन रिसोर्सेज का यूज हो रहा होगा और उनके स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जैसे हमने बात करी थी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की, हमने बात करी थी सिटी कॉप और आपके ट्रेवलर्स की, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हाईली रिलेटेड है। जाहिर सी बात है सिमिलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है और सेम स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, कनेक्टेड हैं, वो मार्केट के टर्म में कनेक्टेड हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी के टर्म में कनेक्टेड हैं, जाहिर सी बात है। सो सच काइंड ऑफ मर्जर जहां आप रिलेटेड बिजनेस के साथ मर्ज करते हैं, जो आपसे रिलेटेड है मार्केट के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे, कस्टमर के आधार पे, या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन के आधार पे, और उसके साथ अगर आप मर्ज करते हैं, दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, को जेनरिक और रिलेटेड मर्जर। तो दिस इज योर को जेनरिक और रिलेटेड। आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट, द लास्ट वन इज योर कॉन्ग्लोमेरेट। Conglomerate merger. It involves combination of organizations which are unrelated to each other. Which are unrelated to each other. सबसे पहली बात, ये यहाँ जो फॉर्म्स मर्ज कर रही हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगी, जाहिर सी बात है वो क्या है, अनरिलेटेड फॉर्म्स हैं, और यही तो इसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होने जा रहा है। देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंट कॉमन फोर्सेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। Between organizations and no linkages exist with respect to customer groups अलग अलग होंगे, कस्टमर फंक्शंस अलग अलग होंगे, एंड टेक्नोलॉजीज भी अलग अलग होंगी। यहां कोई रिलेटेडनेस नहीं होता। आप शायद नोटिस कर रहे हो कि सेम डेफिनेशंस हम यूज कर रहे हैं जो हमने किया था जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। नो लिंकेज, किसी तरह का लिंकेज नहीं, किसी तरह का कॉमन फोर्स नहीं,
किसी तरह का लिंकेज नहीं, किसी तरह का कॉमन फोर्स नहीं, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट। डन? दिस ऑल अबाउट योर मर्जर। हो गया? जल्दी करिएगा, आगे बढ़ेंगे। और फिर से एक नोट सेक्शन लगाएंगे। और फिर से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? आ जाना। रिकी प्राइवेट लिमिटेड, ये अब हाइपोथेटिकल केसेस हैं, ध्यान से सुनते चलना। रिकी प्राइवेट लिमिटेड, रिकी प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो रिकी प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन एफएमसीजी, ठीक है? और इसने क्या किया, एक फर्म जिसका नाम था मिकी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम था मिकी प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ मर्ज किया। मिकी प्राइवेट लिमिटेड इज इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये किसमें? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। बताओ ये किस तरह का होगा? ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा? टोटली, टोटली अनरिलेटेड। द आंसर इज व्हाट? कॉन्ग्लोमेरेट। बिल्कुल सही, टोटली अनरिलेटेड। सो आंसर इज व्हाट? कॉन्ग्लोमेरेट। हम कहते हैं सर इस केस में आंसर जो होगा वो कॉन्ग्लोमेरेट होगा, इस केस में आंसर जो होगा वो कॉन्ग्लोमेरेट होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, कॉफी चेन, एक कॉफी चेन है, कॉफी चेन है, तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस में है। एक कॉफी चेन है, ये क्या है? रेस्टोरेंट बिजनेस में है। एक कॉफी चेन है जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है। उसने क्या किया, XYZ बैंड, जो एक म्यूजिकल ग्रुप है, इसको एक्वायर कर लिया, इसके साथ मर्ज कर गया, इसको खुद में मर्ज कर लिया। सो कॉफी चेन है एक रेस्टोरेंट, उसने XYZ बैंड को एक्वायर कर लिया, XYZ बैंड के साथ इंटीग्रेट कर लिया। तो आप बोलोगे सर कॉफी चेन है, इसने बैंड के साथ क्यों किया? तो मान लो वो चाहता है कि उसके कॉफी रेस्टोरेंट में बैंड चलता रहे, लोग कॉफी भी पिए और गाने का भी आनंद उठाएं। उसने बैंड को ही एक्वायर कर लिया, राइट? उस बैंड के मेंबर्स को वो रोटेशन पे अलग अलग अपने कॉफी आउटलेट में भेजता है, वहां शोज कराता है, कस्टमर्स को बुलाता है, सॉर्ट ऑफ अनरिलेटेड है टोटली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है आप लोगों का अंदाजा। क्या होगा ये? सर ये भी कॉन्ग्लोमेरेट होगा, ये भी क्या होगा? कॉन्ग्लोमेरेट होगा, होगा ना कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है? ये भी क्या होगा? कॉन्ग्लोमेरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक गारमेंट कंपनी ने मिल को, ठीक है, जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गारमेंट को प्रोड्यूस करता था, एक गारमेंट कंपनी ने मिल को, मिल रहने दो, जो क्या करता था? प्रोड्यूस करता था। और ये क्या करते थे? डिजाइन एंड प्रोड्यूस, डिजाइन शर्ट्स एंड टी शर्ट्स एक्सेट्रा। एक गारमेंट कंपनी ने क्या किया? मिल को एक्वायर किया, मिल के साथ मर्ज किया। उस कंडीशन में किस तरह का मर्जर होगा? एक गारमेंट कंपनी ने एक मिल को मर्ज किया, तो उस कंडीशन में किस तरह का मर्जर होगा? वर्टिकल। ये कैसा है भाई? तो हम कहते हैं सर ये वर्टिकल है।
और वर्टिकल में भी क्या हुआ, बैकवर्ड। बिल्कुल सही जवाब, वर्टिकल है और वर्टिकल में क्या होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। तनिषा बिल्कुल सही, सिमरन भी सही है, अविरल भी सही है। आसान आसान चीजें हैं सर, ये सब क्वेश्चन में दम थोड़ी है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दम थोड़ी है, ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। रिलायंस ने, रिलायंस का नाम सुने हो, उन्होंने एक्वायर किया फ्लैग टेलीकॉम ग्रुप को। रिलायंस ने एक्वायर किया फ्लैग टेलीकॉम ग्रुप को, ठीक है। रिलायंस ने एक्वायर किया फ्लैग टेलीकॉम ग्रुप को, इसका मतलब क्या हुआ, रिलायंस चेन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। फ्लैग टेलीकॉम ग्रुप को बेसिकली ये क्या है, टेलीकॉम की कंपनी है और रिलायंस ने क्या किया, इसको एक्वायर किया, तो रिलायंस क्या कर रहा है, चेन में आगे बढ़ रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, वर्टिकल मर्जर। इसको भी आप कहां रख सकते हैं, वर्टिकल मर्जर के एग्जांपल में रख सकते हैं। सो देयर आर मेनी सच कॉर्पोरेट एग्जांपल्स। खास करके जब आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस का फेवरेट स्ट्रैटेजी रहा है वर्टिकल मर्जर। आप अक्सर देखोगे कि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेट करते रहते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका कॉस्ट कम हो जाता है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर पाते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर को हिट कर पाते हैं, मार्केट पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है ना। सो बहुत सारे फायदे आते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से। सो रिलायंस में आपको बहुत सारे, जैसे याद करो हमने कहा था रिलायंस फ्रेश ने फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा था। रिलायंस पेट्रोलियम ने अपना पेट्रोल पंप ओपन किया तो आपने इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहा था। तो रिलायंस में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखेंगे जहां आपको वो फॉरवर्डली बैकवर्डली इंटीग्रेट करते हुए दिखाई देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड था हमारा एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये था आपका मर्जर। अब आ जाओ एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्पेसिफिक नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, आपने हॉरिजॉन्टल रिलायंस, ऑफ कोर्स रिलायंस जब मैंने बोला तो टेलीकॉम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो रिलायंस ने बोला ना हमने, रिलायंस ने एक्वायर किया किसको, फ्लैगशिप को, तो उस कंडीशन में दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, वर्टिकल मर्जर। डोंट वरी, कंफ्यूजन हो रहा है तो चिंता मत करो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट एग्जांपल अगेन, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करिए। चले आओ, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अच्छा मुझे ये बताओ, डू यू नो अबाउट द स्टारबक, आपने स्टारबक का नाम सुना है, आपने स्टारबक का नाम सुना है, एंड टेल मी स्टारबक क्या करता है। स्टार्ट विद एन एग्जांपल फर्स्ट। क्या आपने स्टारबक्स का नाम सुना है, और स्टारबक्स है क्या, टेल मी स्टारबक्स है क्या। यस, फ्लैग टेलीकॉम को इग्नोर करो अभी, डोंट वरी, मेरे को बैकग्राउंड में जाना होगा, आई विल हैव टू टेल यू एवरीथिंग, बट अभी पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। पहले टॉपिक खत्म करो, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार समय निकाल के। पहले यहाँ आइए और मेरे को बताइए, स्टारबक का नाम सुना है आपने क्या, कॉफी चेन है, सिमरन का कहना है। स्टारबक की अगर हम बात करें तो स्टारबक क्या है, एक कॉफी चेन है। क्या ये कॉफी चेन है, ठीक है। जब आप कॉफी पीने जाते हैं तो आप कुछ चीजों को नोटिस करोगे, और सबसे पहली बात तो आप ये नोटिस करोगे कि जो एम्बियंस होता है इनका, दैट इज टोटली डिफरेंट। और कॉफी पीने को कल्चर बनाने का काम इन कुछ कंपनीज ने किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें सीसीडी का, कैफे कॉफी डे जिसको आप कहते हैं, जिसके ओनर ने सुसाइड कर लिया, आपको पता होगा लास्ट ईयर। सो कॉफी का जो कल्चर है, कॉफी बेचने का जो कल्चर है, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया। बहुत अलग तरह का एम्बियंस आपको मिलता है जब वहां आप जाते हैं। यू गेट द सोफाज एंड टेबल्स एंड यू आर सिटिंग देयर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई साहब आप क्यों बैठे हैं। लंबे समय तक आप वहां बैठ सकते हैं, आराम आराम से कॉफी पीजिए, और कॉफी के नाम पे वो इतने बड़े कप में आपको कॉफी दे देते हैं जो पीने के बाद शायद आपको भूख भी ना लगे। सो एक 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 डिफरेंट कल्चर है कॉफी कॉफी शॉप का, और आपको ये स्टारबक में भी दिखाई देगा, राइट। सो स्टारबक इज अ जायंट, इज अ वेरी रिनाउंड ब्रांड। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने कहा कि ठीक है, जब कॉफी पी रहे होते हैं लोग, दे नीड समथिंग टू टाइम पास। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको हैबिट होती है रीडिंग की, पढ़ने की, राइट। सो वो कॉफी पीने के दौरान वो पढ़ना भी पसंद करते हैं। सो स्टारबक अगर मान लो कहीं अपना आउटलेट ओपन करता है, तो आउटलेट में कॉस्ट आएगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, उस स्पेस का कॉस्ट आएगा उसका। इसी तरह से देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है बार्न्स एंड नोबल। बार्न्स एंड नोबल दे मेक बुक्स, राइट। तो बार्न्स एंड नोबल भी अगर कहीं आउटलेट खोलता है तो उसे भी कॉस्ट लगाना होगा, उसका रेंट देना होगा। सो स्टारबक एंड बार्न्स एंड नोबल कहते हैं कि एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। स्टारबक कहता है कि क्यों ना ऐसा करो कि जो मेरा आउटलेट है उसी आउटलेट में आप अपनी लाइब्रेरी बना दो छोटी सी, और उसी आउटलेट में आप अपने बुक्स प्रोवाइड करो रीडर्स को, जहां रीडर बैठ के क्या कर सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली कि स्टारबक और बार्न्स एंड नोबल में क्या हुआ भाई, इससे बेटर एग्जांपल आपको अलायंस का कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये किस में डील करते हैं भाई, अपन कहते हैं सर बुक्स में। तो बार्न्स एंड नोबल और स्टारबक में क्या हुआ, अलायंस फॉर्म हुआ, और जिस अलायंस के तहत जब आप स्टारबक के आउटलेट पे जाओगे, आप देखोगे बार्न्स एंड नोबल वहां प्रेजेंट मिलेगा आपको। तो क्या फायदा हो रहा है, जरा सोचो कि एक ही आउटलेट से दोनों का बिजनेस चल रहा है, और जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट की क्या हो रही होगी, सेविंग हो रही होगी, और स्प्रेड बढ़ा उनका। अगर बार्न्स एंड नोबल की भी बात करें तो इनका भी प्रेजेंस क्या हुआ, मल्टीपल जगह हुआ, बिना कोई एडिशनल कॉस्ट लिए हुए, और वो आपस में भी क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को शेयर कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दोनों का फायदा है, दोनों सेपरेट है, दोनों का ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी खत्म हो रहा है, कोई मर्ज कर जा रहा है, अलग एंटिटी बन जा रही है, ऐसा भी नहीं है, कोई एक्वायर हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन दोनों किसी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के तहत आपस में जुड़ गए। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, तो आप कहते हो सर दोनों को आउटलेट चाहिए, और दोनों को स्टारबक का ये कहना है कि भाई अगर रीड करते हुए लोग कॉफी पीते हैं तो ज्यादा कॉफी पियेंगे। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग बुक है, आपने उस बुक को पढ़ते हुए 2 बार 3 बार कॉफी ऑर्डर कर दिया, तो जाहिर सी बात है उनकी सेल में भी क्या आएगा, बूस्ट आएगा। अब बार्न्स एंड नोबल का क्या है कि भाई मेरी बुक्स बिकेंगी। सो दोनों साथ आते हैं, लेकिन दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अलायंस, इसको कहते हैं अलायंसेस। अलायंसेस अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं, बट अलायंसेस की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा फर्म अलायंसेस फॉर्म करती हैं, लेकिन उसमें किसी की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। सबकी आइडेंटिटी अपनी अपनी रहती है, सबका सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अपना बेनिफिट ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके बेनिफिट ड्रॉ करते हैं, कॉस्ट कम हो जाता है, और भी बहुत सारे फायदे वहां देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उसको हम कहेंगे पोस, POSE, मतलब 4 स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी। पहले हम क्या करेंगे, यहां नोटेशन करेंगे, दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्ट्रेटेजिक अलायंस। किसका एग्जांपल है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल है। तो आपको बात समझ में आ रही है ना, अलायंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या अलायंस में आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होगी क्या, मींस दे आर वर्किंग टुगेदर व्हाइल रिटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी। अपूर्वा, यही आइडिया है, यही आइडिया है कि आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की अपनी अपनी क्या है, आइडेंटिटी है, आप एक दूसरे में मर्ज नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल अलायंस है आप लोगों के बीच का, जिस अलायंस के तहत आप दोनों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, जाहिर सी बात है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, बेसिकली आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ना है, दोनों को ध्यान से समझो। अलायंस तो क्लियर हो गया सबका, दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, दोनों साथ आए हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, एंड सो ऑन। इसको कहते हैं अपन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब अलायंस को जब पढ़ोगे ना, तो आपके सिलेबस में अलायंस में 2 चीजें दी गई हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक है कि अलायंसेस के क्या फायदे हैं, जब अपन अलायंसेस फॉर्म करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं, और दूसरा है कि अलायंसेस से रिस्क क्या आता है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इससे फायदे भी हैं, इससे डिसएडवांटेजेस भी हैं, इससे फायदे भी हैं और इससे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, जरा इसको समझो। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सो क्या बोलोगे आप सर, 4 एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलेंगे पोज, POSE, और इसको डबल स्टार करके रखेंगे, ट्रिपल स्टार करके रखेंगे, डबल ही क्यों, ट्रिपल करके रखेंगे। हाँ ना, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, स्पेसिफिक है, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 4 तरह के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेज है, दैट इज द पॉलिटिकल एडवांटेज। अब जरा सोचो, आपने सुना होगा
कि डिफेंस सेक्टर में बाहर की कंपनी आई और बाहर की कंपनी आने के लिए उसने अनिल अंबानी की कंपनी के साथ टाई अप किया। सुनते हो गया ऐसा, बाहर से कोई कंपनी आ रही है, उसको एंट्री में दिक्कत हो रही है, तो रिलायंस के साथ टाई अप कर लेती है। ऐसा सुनते हो गया आप। ऐसा क्यों होता है? सो जब आप किसी भी कंट्री में एंटर करना चाहते हैं, फॉरेन मार्केट में जाना चाहते हैं, सो आपको दो चीजों को फेस करना होता है। एक होता है लोकल प्रेजुडिसेस। लोकल प्रेजुडिसेस का मतलब होता है, याद करो बाबा रामदेव के बारे में हमने डिस्कशन किया था ना। तो लोकल प्रेजुडिस से आपको हमेशा दिखाई देगा, जहां बाहर से आने वाले कंपनी को हम क्या करते हैं, उसको उतनी तरजीह नहीं दी जाती, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो आप किसी भी कंट्री में, जैसे आप यूएस में जाके बिजनेस करना चाहोगे ना, आपको वहां लोकल प्रेजुडिसेस को फेस करना होगा। इट हैपेंस, ये हमेशा होता है, ये हर एक जगह होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, राइट। सेकेंड आता है लीगल बैरियर्स। बहुत सारे इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा होता है। एफडीआई के अलग अलग लेवल्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो उसके लेवल्स होते हैं, कहीं रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं ज्यादा अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो आपको बहुत सारे लीगल बैरियर्स को भी क्रॉस करना होता है। तो हम अगर किसी फॉरेन मार्केट जाना चाहते हैं और हम लोकल प्रेजुडिसेस से बचना चाहते हैं, हम लीगल बैरियर को इजीली हैंडल करना चाहते हैं, तो हमें वहां के किसी ऐसे फॉर्म के साथ अलायंस करना चाहिए जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फॉर्म हो। तो रिलायंस का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं कि रिलायंस गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। आप जानते हैं कि रिलायंस जब कोई बिजनेस लॉन्च करता है तो उस कंडीशन में उसका जो स्केल है वो अलग तरह का हो सकता है, जाहिर सी बात है। और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, लीगल इश्यूज, लोकल प्रेजुडिसेस, इन सब से क्या हो सकता है, आदमी फ्री हो सकता है, आप आसानी से मार्केट में एंटर करके बिजनेस कर सकते हैं। सो पहला बेनिफिट है आपका पॉलिटिकल बेनिफिट, जहां आप ये कहते हैं कि इसकी मदद से, अलायंसेस की मदद से, वी कैन एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट इजीली, we can deal with the local prejudices and the legal barriers very easily. For that purpose we have to make alliance with the firms which are having political influence. ऐसे फॉर्म के साथ हमें अलायंस करना होगा जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और जिनकी बात पॉलिटिकल पार्टी सुनती है, जो आसानी से चीजों को मैनेज कर सकता है। इसको कहते हैं क्या? पॉलिटिकल बेनिफिट। क्या बोलोगे आप? सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हम किसको डील कर पाते हैं? एंटर फॉरेन मार्केट। अलायंसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। डील, क्या डील कर सकते हैं? लोकल प्रेजुडिसेस एंड लीगल बैरियर्स। लोकल प्रेजुडिसेस एंड लीगल बैरियर्स। और थर्ड आपने क्या कहा? अलायंस विद किसके साथ, कैसे कंपनी के साथ करना चाहोगे? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कंपनी, जो पॉलिटिकली क्या हो? इन्फ्लुएंशियल हो। हर एक कंट्री में होता है। आपको उन्हें क्या करना है? उनके साथ अलायंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। वर्किंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अंकित, यस करेक्ट। सो ये हो गया पॉलिटिकल फायदा, याद रहेगा ना? ये क्या हो गया? पॉलिटिकल फायदा हो गया। सेकंड आ जाओ। सेकंड बेनिफिट इज ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड बेनिफिट इज ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड बेनिफिट इज ऑर्गेनाइजेशनल। अब जो है गौर करना बालक कि अलायंसेस के कई सारे कारण होते हैं और एक कारण ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है। जैसे आपने देखा कि यूएस की एक कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ठीक है। आपके आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो आप क्या करते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा याद आया और ये बड़ा सरप्राइजिंग है यार, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा होता है। आपको याद है मैंने बोला था, एक कहानी बताया था ना आपको कि बुलाती है बट जाने का नहीं उसी से रिलेटेड है। सुनो, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट क्या होता है एंड व्हाई अलायंसेस आर फॉर्म्ड। हालांकि वो अलायंस नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट है, बट अगर उसको अलायंस मान ले तो आप देखो कैसे फायदा मिलता है। तो देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन दैट इंस्टीट्यूशन, जो बुलाती है बट जाने का नहीं, ठीक है। ही इज देयर एज अ टीचर, ही इज टीचिंग समथिंग। और वो टीचर था नहीं टेक्निकली, ही वाज नॉट इन टीचर, ही वाज नॉट अ टीचर, ही वाज इन मार्केटिंग। और बाद में वो टीचर बन गया, राइट। तो उससे बात हुई मेरी, तो उसका फोन आया, तो फोन आया, पूछा क्या कर रहे हो, और अजीब टाइम में फोन किया उसने। फेसबुक में उससे लाइव देखा, ग्रीन बटन नहीं जलता रहता है हमेशा। तो रात का टाइम था, इट वाज 12:30, उसने मुझे फोन किया एंड आई वाज वर्किंग ऑन योर पेपर्स।
जो आज टेस्ट होने वाला है ना, उस टेस्ट पेपर पे मैं काम कर रहा था। तो जैसे ही उसका कॉल आया तो मैंने बोला इतनी रात को, मैंने बोला हो सकता है कोई इमरजेंसी होगी, मैंने फोन उठा लिया, बात हुई। तो मेरे से पूछता है क्या कर रहे हो, मैंने बोला यार पेपर पे काम कर रहा हूँ, कल टेस्ट है मेरे बच्चों का। बोला कि टेस्ट है पेपर पे इतनी रात को, मैंने बोला कि हाँ मतलब, मैंने बोला यही टाइम मिलता है मुझे, दिन भर मैं ऑफिस में रहता हूँ और भी काम होते हैं, समय नहीं मिलता। देन ही सेज, मैंने पूछा अच्छा तुम बताओ क्या कर रहे हो, बोला कि नहीं यार मेरी लाइफ तो चिल है, एकदम मौज में है। मैंने बोला मौज में हो मतलब, बोला क्या ऐसे ऐसे मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है। मैंने किसको ज्वाइन कर लिया, तो वही वाला बुलाती है बट जाने का नहीं। बोला उसको ज्वाइन कर रखा है और यार वहाँ कुछ कुछ नहीं है, एकदम मस्त लाइफ है। मैंने बोला कि क्या करते हो मतलब, मेरे को और क्यूरियोसिटी हुई। मैंने बोला अच्छा करते क्या हो वहाँ, तो बोलते हैं जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद हम फ्री रहते हैं, कुछ नहीं करना होता है। तो मैंने बोला फिर भी कुछ तो करते होगे यार। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब क्लासेस खत्म हो गई, 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, क्लासेस खत्म हो गई, उसके बाद बस हमें ये देखना होता है कि मेरे सब्जेक्ट में इंडिया में कौन कौन से टीचर्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और वो टीचर्स जो हैं वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, वो क्लास में क्या करवा रहे हैं और वो यूट्यूब पे क्या करवा रहे हैं, वो फेसबुक पे किस तरह का पोस्ट डालते हैं, इसका हमें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है ना। उस रिपोर्ट के आधार पे जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि देखो ये चीजें वो कर रहा है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे। आई वाज शॉक्ड। यार क्या लेवल है, देखो क्या लेवल है काम करने का। मैंने बोला ये तो सही है बॉस, मैंने बोला ये तो सही है, हमने ये सही है ना, ये सही है। मैंने भाई तू पूरे दिन यही करता रहता है, इससे अच्छा तो मार्केटिंग में था तू। बोला ऐसे थोड़ी करता है, कौन टीचर के पास, किस टीचर के पास इतना टाइम होता है यार कि तू पूरे दिन। बोला कि नहीं मैं पूरे दिन तो यही करता हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं यही करता हूँ। मैं बोला तो क्या कर रहा है, तो मेरे को वो कहता है कि देखो आप समझ नहीं रहे हो। मैं बोला कि ठीक है समझा दो। बोलता है देखो जब मैंने वहां ज्वाइन किया था तो उसमें मेरे पास यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ नहीं था, मैंने एक चैनल बनाया, ज्वाइन किया और आज मेरे चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। देख रहे हो, दोनों का फायदा हो रहा है ना। वो कहता है 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिस दिन ये 2 लाख को क्रॉस कर गया ना मैं वहां से छोड़ के भाग जाऊंगा। मैं वहां नहीं, मेरे को मतलब जो तुम मुझे कह रहे हो ना, वो तुम कह रहे हो एज अ फ्रेंड, बहुत लोग तो नहीं कह पाते बट मैं फील कर रहा हूँ कि भाई मैं करके आ रहा हूँ दिन भर बैठ के, राइट। मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। सो उसका कहना था कि मैं तब तक रहने वाला हूं जब तक 2 पूरा ना हो जाए। जिस दिन यूट्यूब पे 2 पूरा हुआ उस दिन मैं बोलूंगा भाई साहब राम राम, अब मैं जा रहा हूं, है ना, मेरे को अपना काम करना है, मेरे को यूट्यूब पे रहना है। सो दैट व्हाट द अलायंस इज ऑल अबाउट। ऑर्गेनाइजेशनल की बात कर रहे हैं हम। सो स्पेसिफिकली इसको समझे तो कैसे समझेंगे। मैंने बोला ठीक है यार मतलब बढ़िया है ना, है ना, ठीक है यार बढ़िया है। नाम नहीं बताऊंगा दिव्या ना, मतलब ही नहीं होता है। ध्यान देना, फन है, बस फन है, बस फन है और कुछ नहीं है, फन है। तो ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को कैसे समझेंगे। अब जैसे मान लो आपको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास स्किल्स है, और आप क्या करना चाहते हैं, उस कैपेबिलिटीज को, उस स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं, है ना। हाँ, कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है आज अंकित, आप लोगों के पास वो नहीं है। मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनका, मतलब हमारे से नहीं है, सीए सेक्टर में नहीं पढ़ाते वो किसी और सेक्टर में पढ़ाते हैं। जनरल एग्जामिनेशन जो होते हैं ना उससे रिलेटेड है। आपके पास वो शेड्यूल नहीं है क्या, बैच कैलेंडर ग्रुप में डला हुआ है यार, उसको रख लेना, वहीं से आपको पता चल जाएगा। मेरे से मत पूछो कि किस चैप्टर का टेस्ट है, ये अच्छी बात हो रही है। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि कोई देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज हैविंग बेटर स्किल इन सम एरिया, जिनके पास किसी एरिया में बेटर स्किल है, जैसे यूट्यूब पे हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो बेटर स्किल है उसके पास, और आप उस स्किल को सीखना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, उसके साथ अलायंस फॉर्म कर लिया। अलायंस आपके पास मान लो मार्केट है, आपके पास मार्केट है या आपके पास किसी और तरह का टैलेंट है, उसके पास किसी और तरह का टैलेंट है, वो आपका टैलेंट सीखना चाहता है, आप उसका टैलेंट सीखना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों ने अलायंस फॉर्म कर दिया और आप क्या कर रहे हैं, उस कंपनी के स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो अलायंस का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है जो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट है आपका, जिसमें आप स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज की शेयरिंग हो सकती है। अलायंस पार्टनर्स के बीच में स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज की शेयरिंग हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में, लर्न नेसेसरी स्किल्स
आप नेसेसरी स्किल्स को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एंड डेवलप या बिल्ड कैपेबिलिटीज। आप कैपेबिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं उनके साथ मिलके। सो दोनों एक दूसरे के स्किल को सीख सकते हैं, दोनों एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में असिस्ट कर सकते हैं। बस फिर हमारे काम का नहीं है। अच्छा, ठीक है। लर्न नेसेसरी स्किल एंड डेवलप कैपेबिलिटीज, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। सेकेंड आ जाओ, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। थर्ड हो जाएगा ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। थर्ड है आपका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। अच्छा, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या क्या मतलब हुआ, अब मुझे बताओ, अलायंस फॉर्म करने का क्या फायदा होता है। अगर मैंने किसी कॉम्पिटिटर के साथ अलायंस फॉर्म किया तो क्यों फॉर्म किया, तो आप बोलोगे ना कि सर आप कंपीट नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के साथ अलायंस फॉर्म कर लिया, इसका मतलब आप कंपीट नहीं कर रहे हैं, आपने कॉपरेट करना शुरू कर दिया। सो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या हो सकता है, तो सबसे पहला बेनिफिट हो सकता है कि वी कैन कॉपरेट इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। अलायंस फॉर्म किया तो अब हम कंपीट कर ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या बोलोगे, कॉपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग, होगा ना। सेकंड बेनिफिट बताओ, सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है, कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग। सेकंड बेनिफिट हो सकता है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस, आपका रिसोर्स और उनका रिसोर्स दोनों क्या होने वाला है, पूल होने वाला है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। सो दो फायदे हो सकते हैं जिसको स्ट्रेटेजिक टर्म में आप देख सकते हैं, और फिर आपके क्या फायदे होंगे जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिकल एडवांटेजेस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बताओ, कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा अलायंस फॉर्म करने से। बार्स एंड नोबेल की बात करें, स्टारबक की बात करें, उनका कॉस्ट बढ़ा या घटा, आप क्या बोलोगे, सर कॉस्ट का रिडक्शन होगा। और जाहिर सी बात है कैपेसिटी कंबाइन हो रही है, जैसे ही कैपेसिटी कंबाइन होगी वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ये आपके चार एडवांटेजेस हैं, ध्यान में रहेगा। इसको आप बोलोगे पोज, पी फॉर पॉलिटिकल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, ई इकोनॉमिक। ये चार बेनिफिट हैं व्हाट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अलायंसेस। अब जरा डिसएडवांटेज की बात कर लो, ध्यान देना सब, बहुत सिंपल है। पता है सबसे पहला क्या होगा, आप क्या शेयर कर रहे हो, आप स्किल शेयर कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, स्किल शेयर कर रहे हो। जोधपुर गया है कोई आप में से, कोई बच्चा है जो जोधपुर का है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा, एक बार मैं जोधपुर गया था, एंड जोधपुर में एक क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के बगल में एक समोसे की दुकान है, समोसे वगैरह वो बेचता है वो। आई वॉज इन जॉब दैट टाइम, मेरी पहली नौकरी थी, एंड आई वॉज विद माई कलीग, और हम लोगों का एक ऑफिशियल टूर था। तो शाम में जब काम वाम खत्म करके अपन घूम रहे थे, हम शहर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते क्लॉक टावर के पास पहुंचे। आप में से कोई गया होगा तो आपको पता होगा। तनिषा, अभी बताता हूँ। वहां जब गए तो वहां देखा मैंने कि एक समोसे की शॉप पे ना बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे जो खाए जा रहे थे। तो जो मेरी कलीग थी उन्होंने कहा कि मैं, मेरे को खाना है समोसा। मैं बोला जाओ खा लो, है ना, चलो तुम भी। मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, राइट। सो शी स्टार्टेड ईटिंग, और बस मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं इन लोगों को क्या मिल रहा है इस समोसे में, इतना बड़ा था साइज में, है ना, बहुत बड़ा था। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को ऐसा क्या इसमें टेस्ट मिल रहा है, एंड व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट इट, और इतनी लंबी लाइन कैसे लोग वेट कर रहे हैं। और मैं सोच ही रहा था, और जो मेरी कलीग थी उन्होंने एक खाया, दूसरा समोसा लिया, तीसरा जब उन्होंने लिया तो आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने कहा यार क्या चक्कर है ये खाई जा रही है, मतलब इतना क्या इसमें टेस्ट है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या मिल रहा है तेरे को इसमें जो खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो उनका उनका कहना था फिर कि नहीं ठीक है, मतलब बहुत टेस्टी है, तुम्हारे को पता नहीं, तुम ट्राई तो करो। तो मैंने बोला, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बोला कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ है ना। मैंने बोला चलो एक मेरे को भी दो। और जब एक समोसा उन्होंने दिया मुझे, तो मैंने बैक टू बैक 4 समोसे खा लिए। जब मैं 4 समोसे खा लिए तो मेरे को लगा कि यार ये कुछ डिफरेंट था, ना खट्टा था, ना मीठा था, ना तीखा था, बड़ा डिफरेंट टाइप का टेस्ट आ रहा था उसका। आई वॉज क्यूरियस अबाउट दैट, और मेरे को बड़ा, मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर इसमें वो क्या डालते हैं, रेसिपी क्या है। तो उस शॉप के ठीक बगल में उनका फैक्ट्री टाइप का था छोटा सा, जिस फैक्ट्री में वो क्या करते थे, उसको तैयार करते थे, जो भी उसका इंग्रेडिएंट था, जो भी कंटेंट था। मैं चला गया उनके अंदर, है ना, हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, क्यूरियोसिटी होती है तो छोड़ता नहीं हूँ। मैं पहुंच गया, मैं पूछा भाई साहब ये मसाला डालते हो आप समोसा में, बोला हाँ।
बोला इसमें क्या मिलाते हो? बोला कुछ नहीं सर, ऐसे ही है, जो होता है वही मिलाते हैं। मैं बोला नहीं, झूठ मत बोलो, इसमें मिलाते क्या हो ये बताओ, बिकॉज योर टेस्ट इज टोटली डिफरेंट, है ना। ऐसा समोसा मैंने खाया नहीं आज तक। सो कुछ तो है इसमें, कुछ ऐसा है जो आप मिलाते हो और जो आपके समोसा को बाकी से अलग कर दे रहा है, कुछ तो है इसमें। तो देन ही सेड कि जो नहीं, वो तो अलग चीज है सर, वो तो सेठ जी आते हैं और सेठ जी ही अपने साथ ही लेके आते हैं कुछ मसाला, वो मसाला उनके पास ही है, वो हमें भी नहीं पता, लेबर का कहना था। वो आते हैं, मसाला डाल देते हैं, हमारा काम होता है मिक्स करना, दैट्स इट, और सेठ जी चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड सीक्रेट। इसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट, है ना। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे को रेसिपी पता चल जाए, बट मेरे को नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि क्या होता है कि जब जो भी आपका ट्रेड सीक्रेट होता है ना, आप उसको हमेशा बचा के रखना चाहते हो। आप कभी नहीं चाहते कि आपका ट्रेड सीक्रेट क्या हो, डिस्क्लोज हो। एंड दैट ट्रेड सीक्रेट मे बी योर स्किल एज वेल। जो आपका स्किल है ना, वो भी एक तरह का ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। अब दिक्कत क्या होती है, देखो हमने अलायंस फॉर्म कर लिया, दूसरी कंपनी के साथ हम कॉपरेट कर रहे हैं, और कॉपरेशन के दौरान हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हें अपना स्किल नहीं सिखाएंगे, तो हम उसे अपना स्किल भी सिखा रहे हैं। और जब वो हमारे स्किल को सीख रहे होते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका ट्रेड सीक्रेट क्या हो जाए, शेयर हो जाए। और अगर आपका ट्रेड सीक्रेट शेयर हो गया, आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। पहला डिसएडवांटेज, आप क्या कहते हैं, skills are shared and those skills may be trade secret of the company. If it is so, then it is going to be disastrous. ये क्या होने जा रहा है, खतरनाक साबित हो सकता है। कब? भविष्य में, जब आपका अलायंस क्या हो, ब्रेक हो। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, जब अलायंसेस आपने फॉर्म किया, तो आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, आप कैपेबिलिटीज शेयर कर रहे हैं, आप स्किल्स को शेयर कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल के डेट में जब वो अलायंस टूटेगा, तो वो आपका कॉम्पिटिटर ना बन जाए? तो बार्न्स एंड नोबल और स्टारबक में अलायंस है। सो एक बात तो पक्का है कि स्टारबक भी बुक के बिजनेस को समझ रहा होगा, बार्न्स एंड नोबल्स भी स्टारबक के बिजनेस को समझ रहा होगा। क्या गारंटी है इस बात की कि कल के डेट में दोनों सेपरेट हो तो बार्न्स एंड नोबल जो है वो अपना कॉफी चेन ना लगाए? तो पॉसिबिलिटी ऑफ कि आपका अलायंस पार्टनर ही आपका कॉम्पिटिटर बन जाए भविष्य में, इसके भी चांसेस होते हैं। ये दो क्या हो सकते हैं, मेजर डिसएडवांटेजेस हैं जो आप यहां नोट करोगे। पहला, स्किल्स शेयर्ड में बी ट्रेड सीक्रेट्स। वो क्या हो सकते हैं, वो ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं, और अगर वो ट्रेड सीक्रेट्स हैं तो इस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। और दूसरा हमने क्या कहा, अलायंस पार्टनर मे बिकम कॉम्पिटिटर। ये हो सकता है कि कल के डेट में हमारा क्या बन जाए, कॉम्पिटिटर बन जाए। और आप समझ सकते हो कितना मुश्किल हो जाएगा, आपका सारा स्किल उनके पास है। कोका कोला फ्लेवर, हाँ ना, कोका कोला का फ्लेवर वेलेवर कुछ नहीं है, वो हाइप है, जानबूझ के उसके बारे में स्टोरीज बनाई गई है। मैं तो यही मानता हूँ, कोका कोला में कुछ ऐसा खास है ही नहीं, है ना। सारे कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा स्वीटनेस का फर्क होता है। वो एक हाइप बनाया गया है कि हमारी जो रेसिपी है प्रोटेक्टेड है, और यहाँ प्रोटेक्टेड है, इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारी सिक्योरिटी है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, राइट। क्योंकि इस स्टोरी को मैंने बहुत फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, कभी कुछ क्रेडिबल निकल के नहीं आया जिस पर मैं रिलाई कर सकूं। तो बट हाँ, यस, उनका भी ट्रेड सीक्रेट क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये भी एक बहुत हाइप्ड स्टोरी है, तो हम कहेंगे हाँ, कोका कोला का भी ट्रेड सीक्रेट वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अलायंसेस। टेक अ ब्रेक, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लो। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, अलायंसेस को एक्सप्लेन कर लेंगे, और अलायंसेस को एक्सप्लेन करने के बाद हम अगली स्ट्रैटेजी